हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेडागोजी ऑफ हिंदी, जो कि आपका वीआई सेशन का सेकंड सेमेस्टर का लास्ट थ्योरी पेपर है, और इस थ्योरी पेपर में आप लोगों को पता है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों समाहित होते हैं, दोनों सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं और दोनों के पेपर आपको एक साथ देने रहे होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसमें आपका जो हिंदी का पार्ट होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करिएगा, बाद में आप इंग्लिश सॉल्व करिएगा, क्योंकि हिंदी का जो पार्ट होता है ये ज़्यादा नंबर का होता है। तो आप लोग पहले हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश को बाद में सॉल्व करिएगा। तो अभी आपको इसमें हिंदी केवल देखने को मिल रहा है, और हिंदी का जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है। तो इसको मैं वीडियो के रूप में भी आप लोगों के समक्ष ला रही हूँ, तो आप लोग वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को स्किप भी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा भी। तो इसमें सबसे पहले खंड फर्स्ट आता है, और यानी कि पार्ट 1 आएगा आपका, जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में होगा। 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो आपके 1 नंबर के होंगे। तो ये 1 नंबर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विपरार्थक शब्द बोलते हैं, यानी कि अपोजिट जो एक दूसरे के होते हैं उनको विपरार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कि रात है तो रात का दिन हो जाएगा, और सुबह है तो सुबह का शाम हो जाएगा। इस प्रकार से इसके विपरीत वाले जो शब्द होते हैं या विलोम शब्द होते हैं ये विपरार्थक शब्द के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के भेद कितने हैं। तो इसमें 3 भेद माने जाते हैं। और हिंदी भाषा में कौशल नहीं है। तो कौशल जो नहीं है, और भी ऑप्शन इसमें दिए गए थे, तो इसमें जो ग्राम है ये कौशल नहीं है। यानी आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि ग्राम या गांव जो है ये किसी भी प्रकार का कौशल नहीं माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब हम बात करेंगे खंड दूसरे की। तो खंड दूसरे में आपका पहला क्वेश्चन है कि सुलेख की कितनी विधियां हैं, उसमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तो जो सुलेख है इसका तात्पर्य होता है कि सुंदर लेख, यानी कि सुलेख का मतलब ही होता है सुंदर लेख। जब वर्ण को सही संयोजित करके सुंदर रूप में लिखा जाए तो वह क्या कहलाएगा? सुलेख कहलाएगा। इसकी 4 विधियां मानी जाती हैं। पहली विधि है आपकी पश्चिमी सुलेख, दूसरी है पूर्वी एशियाई सुलेख, तीसरा है आपका दक्षिणी एशियाई सुलेख, और चौथा है आपका इस्लामी सुलेख। तो ये 4 विधियां हैं जो कि आपका सुलेख के अंतर्गत आता है। इसमें इस्लामी सुलेख जो है, इस्लामी सुलेख क्या है? यह लिखावट की एक कलात्मक दृश्य शैली होती है जिसको देखी जा सकती है, जहां विषय वस्तु इस्लामी शब्दों और कुरान की आयतों पर केंद्रित होती है। और 7वीं शताब्दी में कुरान की नकल के रूप में कलात्मक शैली उभरी, जिसमें ईश्वर के संदेश की दृश्य अपील को सुशोभित करने की प्रथा, या फिर इस्लामी दुनिया में फोकस करने पर ये बल देती रही। और इस्लामी जो सुलेख है ये परंपरागत रूप से अरबी भाषा में है, जो मूल अरबी लिपि और भाषा को संरक्षित करता है, जिसमें कुरान प्रकट हुआ था। यानी कि कहाँ से प्रकट हुआ था आपका? ये आपके अरबी लिपि से हुआ था। इस कारण से इस्लामी सुलेख को अरबी सुलेख के नाम से भी जाना जाता है। आगे आपका क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियाँ कौन सी हैं। तो भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धतियाँ हैं ये 2 हैं। पहला है आपका ध्वनि वर्ण पद्धति,
दूसरा है आपका समग्र भाषा पद्धति। तो इसमें दो नवीन पद्धतियाँ जुड़ी हुई हैं, ध्वनि वर्ण पद्धति और समग्र भाषा पद्धति। तीसरा क्वेश्चन है कि वाचन के प्रकार एवं विधियाँ लिखिए। तो वाचन के प्रकार एवं विधियाँ, इससे क्या तात्पर्य है कि किसी पाठ या पुस्तक को सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। कभी कभी आप उसी चीज़ को बोल कर पढ़ते हैं या उसी चीज़ को अंतर्मन से पढ़ते हैं तो भी वो रीडिंग ही कहलाएगा, यानी कि पठन ही कहलाएगा। वाचन को अगर देखें तो मूलतः दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक शाश्वर वाचन, एक है मौन वाचन, यानी कि बोल कर पढ़ना और अंतर्मन से पढ़ना। शाश्वर वाचन का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि शाश्वर वाचन स्वर सहित, मौन वाचन में आपका स्वर रहित रहेगा। सस्वर वाचन में आपका स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण करने की जो क्षमता मानी जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? सस्वर वाचन के अंतर्गत मानी जाती है। यह वाचन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब होता है कि जो लिखित सामग्री है उसको बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाएगा। अब इसमें विधि देखते हैं, विधि कौन कौन सी है। इसमें विधि है कि देखो तथा कहा विधि। दूसरा है अक्षर बोध विधि। तीसरा है ध्वनि साम्य विधि। चौथा है अनुध्वनि विधि। पांचवा है आपका भाषा शिक्षण की यंत्र विधि। छठा है आपका समवेत पाठ विधि और सातवां है आपका संगति विधि। अब हम खंड तीसरे की बात करेंगे। खंड तीसरे में आपका क्वेश्चन है लेखन कौशल के विकास हेतु किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो लेखन शिक्षण हेतु किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? लेखन कौशल के विकास हेतु आप निम्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि परिचित शब्दों का उपयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो हम में से अधिकांश रोज़मर्रा की बातचीत में उपयोग करते हैं। तो जब हम अपने आपसी भाषा में बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला भी उसके भाव को या कह लीजिए उस भाषा को या उस शब्द को अच्छे से जान पाता है और समझ पाता है। नेक्स्ट है कि छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको कैसे चयन करना है। तो जो छोटे शब्द हैं उनको आमतौर पर लंबे शब्दों की तुलना में बेहतर संवाद करके समझाना है। नेक्स्ट है आपका कि छलावरण क्रियाओं के प्रति प्रयोग से बचना, यानी लेखक को लिखित में छल जो क्रिया है उसके प्रयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि सटीक अर्थ के लिए शब्दों का चयन करें। तो निश्चय ही लेखन के लिए भाषा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें भाषा का जितना अधिक ज्ञान होगा हमारे लिखने की जो संभावना होगी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। नेक्स्ट है कि लिंग भेद करने वाले शब्दों से बचना चाहिए। तो जो ऐसे शब्द हों कि जो हमारे जाति को या हमारे लिंग को अलग करता है तो इसको हमें इंडिकेट नहीं करना चाहिए। हमारी भाषा जो है ये पुरुष प्रधान है, समाज में विकसित भी है और निष्पक्ष खेल के कारणों के लिए ये लेखक को लिंग भेदभाव वाले शब्दों से बचना चाहिए, यानी कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कविता शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि कविता शिक्षण की कौन कौन सी विधि है। तो कविता शिक्षण की जो विधि है एक समीक्षा प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, व्यास प्रणाली है, खंडान्वयन प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है और गीत तथा अभिनव प्रणाली है, यानी कि अभिनव के माध्यम से भी कविता शिक्षण को ग्रहण किया जा सकता है। समीक्षा प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली में काव्य के गुण दोषों का जो विवेचन होता है उसको यथार्थ में आंका जा सकता है, यानी कि उसकी समीक्षा की जा सकती है। दूसरा है तुलना।
तुलना प्रणाली क्या है कि इस विधि में शिक्षक पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव को व्यक्त करने वाली या अन्य कविताओं के साथ करके पाठ्य कविता के भावार्थों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है कि व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली क्या है? यह प्रणाली व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप होता है और इस प्रणाली द्वारा छात्रों के बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, अभिरुचि क्षमता को देखते हुए भी यह प्रणाली उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। अगला है खंडान्वय प्रणाली। यह प्रणाली महाकाव्यों और लंबी कविताओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस विधि में संपूर्ण पाठ का खंड खंड करके ही उसको समझा या उसके अर्थ को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली क्या होता है कि इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षक छात्रों व कवि के बीच जो रंगात्मक संबंध स्थापित होता है उसको स्थापित करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थबोध प्रणाली। इस प्रणाली के सहारे शिक्षक कविता का स्वयं वाचन करते हुए स्वयं उनका अर्थ बताते हुए चलता रहता है और इसको मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता है, क्योंकि अर्थबोध प्रणाली का मतलब यह होता है कि उसके अर्थ को समझ जाना। तो बिना वाचन के किए हुए भी या वाचन करते हुए भी दोनों तरीके से यदि कोई बालक या व्यक्ति स्वयं से उसका अर्थ समझ भी रहा है और बता भी रहा है तो ये आपका अर्थबोध प्रणाली कहलाएगा और यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक नहीं होती है। नेक्स्ट है गीत तथा अभिनव प्रणाली। यह प्रणाली जो होती है छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और बड़ी ही आकर्षक एवं उपयोगी भी है ये प्रणाली, क्योंकि शिशु खेल खेल में जो है या फिर गा गा कर इसको बहुत ही मनोरंजक तरीके से इसमें सारी चीज़ें सीखते हैं। और ये प्रणाली जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है। इसमें अभिनय प्रणाली में गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी राजभाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसे सशक्त बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है उसी रूप में उसे पढ़ा भी जाता है। इसमें साइलेंट या लेटर नहीं होते हैं, अतः इसके लेखन और उच्चारण में जो अस्पष्टता होती है वही झलकता है। और हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी होती है कि इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं या फिर संज्ञाओं के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी भाषा का जो प्रमुख गुण है इसमें दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना होता है और हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही साधन नहीं होता है, बल्कि ये हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु का भी कार्य करता है। सेतु का मतलब होता है एक दूसरे को बांधना, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों को भारतीयों के बीच में ये बांधे रखता है। ये भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित और उसको प्रसारित करने में या लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने और उनकी पहचान की जो भावना है उसको बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी ये निभाता है। एक आधिकारिक भाषा के रूप में भी हिंदी का उपयोग सरकारी संचार या फिर संसदीय कार्यवाही या फिर आधिकारिक जो दस्तावेज हैं इन सब में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा जो है वो देश की एकता का भी सूत्र माना जाता है, क्योंकि ये भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा को बनाए रखती है। और हिंदी भाषा जो है जन आंदोलनों की भी ये भाषा रही है, यानी कि जितने भी आंदोलन हुए हैं और जो समाज में कार्य होते हैं या सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हर जगह हिंदी भाषा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा लेखन से विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। हिंदी भाषा लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम बात करेंगे विराम चिन्ह पर। तो विराम चिन्हों का जो प्रयोग है ये वाक्य में स्थान स्थान पर रुकने या ठहरने आदि के लिए किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का सही अर्थ समझ में आता है।
इसका जो उपयोग है ये भावाभिव्यक्ति यानी कि अपने भावों को व्यक्त करने या स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। और भाषा में लेखन की जो शुद्धता है या विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि जो उसकी शुद्धता को ये बनाए रखता है। इसमें लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में भी आसानी हो जाती है। यदि इनका प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाता है, यहाँ तक कि उसका जो अर्थ होता है वो स्पष्ट नहीं होता है और एक दूसरे की ये विपरीत भी हो जाता है, यानी कि इसमें कोई भाव समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा की जो जटिल और समृद्ध संरचनाओं का जो ज्ञान है वो विद्यालय में अर्जित नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी मातृभाषा को लेकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो हमें उनके जो मातृभाषा है, उनका जो क्षेत्रीय भाषा है, उस पर विशेष बल देना चाहिए। यानी कि अगर हम उस पर बल देकर उनको समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत करेगा, और हम अगर उनके ऊपर भाषा को थोपेंगे तो भी वो भाषा को सीख नहीं सकते हैं। और प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा का सही प्रयोग करना धीरे धीरे सीखते हैं, और सतत रूप से की जाने वाली जो ये टिप्पणियां हैं या अनवरत जो अभ्यास कराया जाता है, ये उनके सीखने में रुचि भी उत्पन्न करना होता है, ताकि वो बच्चे उनको रुचि ले लेकर सीखें। यानी कि उनके मातृभाषा में ही उनको हम अगर सारी चीज़ें सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाने का कार्य ही करते हैं, यानी कि आप शिक्षण प्रक्रिया को आप जटिल भाषाओं के साथ में अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो नीरस हो जाएगा, कोई भी बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा। और प्राथमिक स्तर पर कक्षा में भूमि रूपों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मॉडल प्रदर्शन होता है। मॉडल प्रदर्शन के माध्यम से छात्र आसानी से विषय को समझ पाते हैं, और प्रारंभिक बचपन की जो शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं, इन रणनीतियों में से जो हम खेल आधारित करते हैं शिक्षा, वो उन्हें अच्छे से समझ भी आता है। तो ये था हमारा हिंदी का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और आप लोग इसको भली भांति देखेंगे। आप देख सकते हैं जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने में समस्या होती है या फिर हिंदी में उनको ये लग रहा है कि हम क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है ये बहुत ही आसान है। आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाना है, और आपको आने वाले पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप भली भांति कर ले जाएंगे, किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने संगी साथियों को भी इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। यदि कहीं कोई समस्या आ रही है, कोई पेपर हल नहीं हो पा रहा है, या फिर आप लोगों को नोट्स से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका निवारण भी किया जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।